हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आ- आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग यूपी जीके के सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। जो 2020 सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। डेली 20-20 क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सही है। एक तरफ खाद दिया हुआ है, एक तरफ बुवाई के पूर्व कब उपयोग किया जाता है। देखिए पहला है ए ऑप्शन, हरी खाद। हरी खाद दिया जाता है 1.5 माह पूर्व दिया जाता है, ये तो बात सही है। जब बुवाई के 1.5 माह पूर्व दिया जाता है हरी खाद। कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद 1 माह पूर्व दिया जाता है। आप जब देखें धान की बुवाई, धान जब लगाया जाता है उसके पहले एक 1.5 महीने पहले जो है गोबर की खाद खेत में डाल दिया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है। अब चलते हैं खलियाँ देखते हैं 15 दिन पूर्व दी जाती है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो हरी खाद 1.5 माह पूर्व दिया जाता है, कंपोस्ट या गोबर खाद 1 माह पूर्व दिया जाता है, और खलियाँ 15 दिन पूर्व दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ये भी वही है, कौन सा युग्म सही है। देखिए, क्षारीय मृदा या ऊसर मृदा। इसमें दिया पहला मृदा के प्रकार और मृदा सुधारक, मतलब कौन सी मृदा है उसके लिए कौन से सुधारक प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, क्षारीय मृदा या ऊसर मृदा। अगर क्षारीय मृदा, आपकी मिट्टी जो है, खेत की मिट्टी क्षारीय है या ऊसर है, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। ये वाला सही है। दूसरा, अगर अम्लीय मृदा है, अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो बुझा हुआ चूने का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अगर तेजाबी मृदा है, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। क्षारीय मृदा या ऊसर मृदा के लिए जिप्सम, अम्लीय मृदा के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। तेजाबी मृदा के लिए कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं। तो इसमें भी तीनों सही है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेली हम लोग 20-20 क्वेश्चन ला रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लोगों को, जिससे फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है कि उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, यह ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, खादर मृदा कहते हैं। बात सही है। जो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र होते हैं, जिस क्षेत्र में गंगा यमुना का पानी पहुँचता है, जिस क्षेत्र में गंगा का पानी पहुँचता है, उस क्षेत्र को, जैसे गंगा है, इसके आसपास में गंगा के पानी पहुँच जाते हैं, जिसको बोलते हैं बाढ़ वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र की मृदा को हम लोग खादर मृदा कहते हैं। खादर इसी मृदा को जलोढ़, मतलब नई जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। जो जहाँ नदियों का जल पहुँच जाता है उससे खादर मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है। ये हल्के भूरे रंग की होती है, और ये इसकी उपजाऊ क्षमता या जल धारण की क्षमता बांगर मृदा से ज़्यादा होती है। इसकी उपजाऊ क्षमता भी ज़्यादा होती है और जल धारण की क्षमता भी। इससे कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इसका कछारी मृदा भी अन्य नाम है, कछारी मृदा भी बोलते हैं। इसमें जैसे पोटेशियम या चूना की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों का बाढ़ नहीं पहुँचता। हाँ, सही बात है। जहाँ नदियों का बाढ़ नहीं पहुँचता बांगर मृदा कहते हैं, एकदम सही बात है। जहाँ नदियों का बाढ़ पहुँच जाता है खादर मृदा, जहाँ नदियों का बाढ़ नहीं पहुँचता है उसे बांगर मृदा कहते हैं। या उच्च भूमि वाली मृदा भी इसे कहते हैं। यहाँ नदियों का जाम नहीं पहुँचता, और यहाँ तक कि इसमें उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। इसका दूसरा नाम पुरानी जलोढ़ मृदा है। क्या? पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है। इसका दूसरा नाम पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। इसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है पैदावार के लिए। इसे उपहार मृदा भी कहते हैं। उपहार मृदा या दोमट मटियार मिट्टी भी बोलते हैं। बांगर को। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। देखिए, उपयुक्त में दोनों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला है, रेयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि की सतह किनके लवणों के कारण काला होता है। जो रेयुक्त मृदा होती है उसके जो भूमि होती है अंदर वो काली होती है। काली किसके कारण? सोडियम लवणों के कारण। किसके कारण? सोडियम लवणों के कारण काली होती है। रेयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि की सतह
किसके कारण काला होता है? सोडियम लवणों के कारण काला होता है, जिसमें इसका पीएच मान जो हो जाता है, पीएच मान 8.5 हो जाता है, जिसके पीएच मान 8.5 हो जाता है, जिसके कारण मृदा जो है काली हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग, ये सब फैक्ट है, फैक्ट को डायरेक्ट याद करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग जो है 1974 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। ये सब डायरेक्ट फैक्ट है, इसको डायरेक्ट फैक्ट की तरह याद कर लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदा के संगठन में कितने प्रतिशत ह्यूमस की पाया जाता है? मृदा के संगठन में कितने प्रतिशत ह्यूमस पाया जाता है? जैसे अब हम देख लेते हैं, एक मृदा है, ठीक है, मृदा है, इसके देखिए ह्यूमस कितना होता है। ह्यूमस जो है लगभग 5 से 10% होता है मिट्टी में। और खनिज पदार्थ देख लिए, खनिज पदार्थ जो है लगभग 40 से 45% तक का होता है। ह्यूमस 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ 40 से 45% होता है। इसमें जल, जो मृदा में जल होता है, लगभग 20 से 25%। जल जो है हम मान लेते हैं 25%, लगभग 25% होता है। और मृदा में जो वायु होती है, मृदा में वायु जो होती है, ये भी लगभग 25% होती है। कितनी? 25%। ठीक है, मृदा में वायु भी 25% होती है, जल भी 25% होता है। जो ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस की मात्रा 5 से 10% होती है। और खनिज पदार्थ की मात्रा 40 से 45% होती है। तो इसमें क्या पूछा है? मृदा के संगठन में कितने प्रतिशत ह्यूमस की पाया जाता है? ह्यूमस 5 से 10%। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनों, ये निर्धनों का है, मतलब देखिए निर्धनों की कामधेनु उपमा किससे की गई है? जो निर्धन, जो गरीब होती है, उनकी कामधेनु योजना किससे की गई? उनको बकरी से की गई। वैसे सभी लोग कामधेनु योजना गाय से रिलेटेड है, लेकिन निर्धनों की कामधेनु योजना जो है बकरी से की गई है। किससे? बकरी से। निर्धनों की कामधेनु योजना बकरी से। देखिए इसके बारे में जानते हैं, जो ये बकरी के दूध में जो है गाय के दूध से, गाय की दूध से 10 गुना अधिक जो है अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। क्या? आयरन की मात्रा पाई जाती है। बकरी के दूध में गाय के दूध से 10 गुना अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। और बकरी के दूध जैसे तपेदिक हो गया, डेंगू हो गया, इन सब बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। निर्धनों के कामधेनु योजना किससे? बकरी के है। इसमें जो गाय की दूध है उससे लगभग 10 गुना अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ये इसमें तपेदिक हो गया, जिसमें डेंगू हो गया, अतिजार हो गया, इन सब के लिए बहुत कारगर साबित होती है इसकी दूध। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है आज का, कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली नवाब किस्म किसकी? जो नवाब किस्म है ये आम की है। किसकी है? नवाब किस्म किसकी है? आम की है। ठीक है, नवाब किस्म किसकी है? आम की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है? इस राज्य में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक होती है। ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन जो है वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक होती है। ये बात एकदम सही है। दूसरी क्या दिया है? इस राज्य में पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर काली मृदा पाई जाती है, तो जिसे स्थानीय भाषा में करेल कहते हैं। हाँ, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे महोबा झांसी वाले क्षेत्र में इसमें मृदा काली पाई जाती है। इस काली मृदा को ही करेल मिट्टी भी कहते थे। किसे? करेल मिट्टी भी कहते थे। बुंदेलखंड झांसी वाले क्षेत्र में कुछ पाए जाते हैं काली मृदा, जिसे करेला मिट्टी। दोनों ऑप्शन से। तीसरे में देखते हैं, अमरूद के लिए इलाहाबाद तथा आम के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। एकदम बात सही। अमरूद, इलाहाबाद के लिए अमरूद और आम के लिए लखनऊ के
मलिहाबाद में दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी होगा। फिर से देख लीजिए क्या दिया है, जलीय पर्दन वायु पर्दन की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, उस काली मिट्टी को ही करेल मिट्टी कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद अमरूद के लिए इलाहाबाद, इलाहाबाद के लिए अमरूद प्रसिद्ध है। और आम के लिए लखनऊ, लखनऊ के मलिहाबाद, कौन सा, मलिहाबाद में दशहरी आम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, यह है गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत, गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाले के धनराशि, जो गोकुल पुरस्कार है प्रथम स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, 1,50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 1.5 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। प्रथम स्थान वाले को 1.5 लाख, देखिए प्रथम के लिए 1.5 लाख, और सेकंड के लिए देख लीजिए, सेकंड के लिए 1 लाख, और थर्ड स्थान जो पाता है गोकुल पुरस्कार में उसको 50,000 दिया जाता है। कितना, 50,000 दिया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, गोकुल पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार वाले को 1.5 लाख, सेकंड वाले को 1 लाख, और थर्ड वाले को 50,000 रुपये दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश यूरिया बनाने के लिए कारखाना संबंधित, यूरिया बनाने कारखाना संबंधित नहीं है। देखिए इसमें यूरिया कहाँ कहाँ बनाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक हो गया कानपुर, कानपुर के बाद देखिए कानपुर हो गया, कानपुर के बाद है बरेली है, एक प्रयागराज का जो फूलपुर है, एक गोरखपुर है, कहाँ बन रहा है, देखिए इसमें देखिए कानपुर, प्रयागराज, फूलपुर, बरेली, गोरखपुर। तो इसमें कौन सा कानपुर है, गोरखपुर है, बरेली है, कौन सा नहीं है, मेरठ नहीं है। तो मेरठ में यूरिया बनाने का कारखाना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए इसको ध्यान से देखें, कानपुर में क्या है, इसको थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा सेंट्रल पोटैटो स्टेशन, ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो आप लोग को हम बताते हैं। कानपुर में क्या है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र, क्या है, दलहन अनुसंधान केंद्र। ए का क्या हो गया, तीसरा, और बी का देख लेते हैं, उसके बाद सी, फिर डी। ए का कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान केंद्र। देखो पोटैटो रिसर्च स्टेशन, मतलब आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पोटैटो रिसर्च अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, देखिए मेरठ में क्या है, पोटैटो वाला कहाँ पे है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में क्या है, पोटैटो वाला, देखिए ये 2 वाला, डी का 2 हो गया, डी का 2, थोड़ा ऑप्शन में आगे पीछे हो गया। लखनऊ में क्या है, लखनऊ में बीज अनुसंधान, नहीं बीज नहीं है, मगर लखनऊ में क्या है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च, देखो मतलब सी का पहला हो गया। और ये बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीज अनुसंधान केंद्र वाराणसी में, बी का चौथा। ठीक है, याद रहेगा। कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान केंद्र, वाराणसी में क्या है, बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, और लखनऊ में क्या है, मैंगो अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद कहाँ है, मेरठ में जो है सेंट्रल पोटैटो स्टेशन। मतलब 1 का 3, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए कौन सा है ऑप्शन, 3 4 1 2 कौन सा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट फिर से देख लिए, दलहन के लिए पूछा था पहला, दलहन के लिए दलहन हो गया, उसके बाद चीनी हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब कहाँ पे है, कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में। और लखनऊ में देखिए क्या क्या है, विष अनुसंधान केंद्र, विष हो गया, औषधि हो गया, और गन्ना हो गया, और आम हो गया। ये सब कहाँ है, लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, ये सब कहाँ है, लखनऊ में। क्या कहते, दलहन कहाँ का है, दलहन, चीनी और चमड़ा कहाँ पे, कानपुर में। विष अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, और आम, ये सब कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य में टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? टोडरमल जो है ये आया था लेखपाल जो 2021 वाली वैकेंसी थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था। टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? हरदोई में है। कहाँ पे है? हरदोई में है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, कहाँ पे? टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कहाँ है? भारत में सर्वाधिक जिलों वाला कौन सा? यूपी है। पहले सबको मालूम है 75 जिले हैं, जिसमें 76वां जिलों की सूची तैयार कर ली गई। 76वां जिला जिसको गोरखपुर महाराजगंज के कुछ जिले मिला के बन रहे हैं। गोरखपुर के कुछ जिले हैं और कुछ महाराजगंज के मिला के एक 76वां जिला बन रहा है यूपी का। ठीक है, कुछ उसके स्थान कुछ इसके स्थान मिला के 76वां जिला बनने की सूची तैयार कर ली गई है। इस उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 जिले। तो इसमें पूछा भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के गजेटियर्स विभाग, ये देखिए अभी फैक्ट डायरेक्ट है। राज्य के गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब की गई थी? राज्य के गजेटियर्स विभाग की स्थापना 1957 में की गई। कब की गई थी? 1957 में। गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के कितने जिलों के गजेटियर्स हिंदी में प्रकाशित किए जा चुके हैं? राज्य के कितने जिलों गजेटियर्स हिंदी में प्रकाशित किए जा चुके हैं? लगभग 5 जिलों में। कितने में? 5 जिलों में गजेटियर्स हिंदी में प्रकाशित किए जा चुके हैं। कितने? 5 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम शुरू किया। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जो कार्यक्रम है 1999 में शुरू किया। कब किया गया था? 1999, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई थी। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो जिला ग्रामीणों के लिए एजेंसी बनी है उसके प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी को दूर करना, उसके बाद गरीबी उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देना। इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे प्रभावी जो है गरीबी उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी करना। अगर उसके उपशमन जो कार्यक्रम है उसको अच्छे से प्रभावी कर दिया गया तो बेरोजगारी वैसे ही दूर हो जाएगी, आर्थिक सहायता खुद मिलेगी। तो इसमें जो गरीबी उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, अगर उसके कार्यक्रम जो योजनाएँ होती है अगर प्रभावी बना दिए जाए तो अपने आप गरीबी को कम किया जा सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है। ठीक है, इसमें कौन सा? बी वाला ऑप्शन, गरीबी उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण एजेंसी के किन संस्थाओं के साथ समन्वय आवश्यक? देखो, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना होगा? देखो, पंचायती राज के साथ बनाना होगा, बैंकों के साथ, NGO, इन सभी के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें संचालन करना है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। अगर संचालन करना है, समन्वय करना है तो पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी विकास बनाना पड़ेगा समन्वय। हमें बैंक के साथ भी बनाना पड़ेगा और NGO के साथ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर है। क्या है? कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना होगा? तो ये भी कौन सा है? इन सभी के साथ। किसके? इन सभी के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर हम लोगों का। निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, कौन सा सत्य नहीं है। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जिला परिषद अध्यक्ष के अधीन, हाँ ये बात सही है। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, ये बात तो सही है एकदम। एक जिला परिषद का सहायक संगठन है,
ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा नहीं, देखिए जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों को कार्यों को संपन्न नहीं करता है, इसके लिए ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला देख लेते हैं, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन संबंध ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे, बात सही है। ग्रामीण विकास जो और गरीबी उपशमन के संबंध ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा नहीं सही है, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों कार्यों का संपन्न करेगा नहीं, इसके लिए पंचायती राज अधीन आता है, ये उसके वो कार्य करेगा, न कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण करेगा। देखिए इसमें ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अधीन आता है, ये सही है। जिला परिषद सहायक संगठन, ये सही है। और ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे, ये सही है। ठीक है, आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होता है, जिसमें डेली के लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग 10 to 20 सीरीज में ला रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।